लखनऊ एक्सप्रेस से तुलना करके अपनी कोई सड़क बता दें। हाँ, झूले को अगर सड़क कहने लगें और उन मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल कॉलेज कहने लगें जिसमें केवल 4 दीवारें हो, ना जिसमें टीचर हो, प्रोफेसर हो, ना संयंत्र हो, ना मेडिकल स्टाफ बनाने की व्यवस्था, उसको आप मेडिकल कॉलेज का नाम दे दो तो वो मेडिकल कॉलेज नहीं होता। मैं ये तो यही प्रतिक्रिया दूंगा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का या साथी बैठा हो वो स्टेज पे आ जाए और ऑनलाइन अपना SIR करके दिखा दे। हम जिंदा रहेंगे। अभी आपके यहाँ मंच पे बात चल रही थी कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो हम जिंदा रहेंगे तब हम राजनीति कर पाएंगे ना, हम तब चुनाव जीत पाएंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यश भारती जी, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनके साथ मंच साझा करेंगी हमारी सहयोगी वैष्णव। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती जी के लिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस और एक जोश जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। जोश हमेशा हाई रहना चाहिए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद सवालों की शुरुआत करेंगे। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे उड़ान 2025 के इस मंच में। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल, यहाँ पर 2025 के मंच पर आप हैं, उड़ान 2025 हमारा खास कॉन्क्लेव है आज, और सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है कि बदलती राजनीति पर आपका किस तरह का परिप्रेक्ष्य है? देखिए, मुझे लगता है कि जो माहौल चल रहा है जी, अब राजनीति धर्म आधारित ज़्यादा हो गई है, और जिनका काम राजनीति करना है वो कम राजनीति कर रहे हैं, जिनका धर्म का काम है वो ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। वो मंच से जो धर्म ने मार्ग दिखाया वो कम मार्ग दिखा रहे हैं, अब राजनीति का मार्ग ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो मिलावट हो गई है उससे राजनीति में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। जो लोकतंत्र की खूबसूरती थी, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए थे, वो कहीं ना कहीं हम इसीलिए वंचित हो रहे हैं। युवाओं की बात करें तो अब शिक्षा की बात कम हो गई है, रोजगार की बात कम हो गई, क्योंकि ये राजनीतिक लोग उठाते थे। जब कॉलेज में बच्चा पढ़ता था तो चुनाव होता था, छात्र संघ के चुनाव होते थे, छात्र से राजनीति निकल के आती थी, पढ़ा लिखा युवा बाहर आता था, जिसमें JP आंदोलन हुआ, लोहिया जी का आंदोलन हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कह करके गौरवान्वित होती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आंदोलन से निकले, छात्र राजनीति से निकले, और आज वो पार्टी ही छात्र आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छात्र राजनीति खत्म हो चुकी है। खुद उनका ही अनुषंगिक संगठन है ABVP, वो लगातार इस मांग को कर रहा है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। तो ये अंतर युद्ध जो चल रहा है वर्तमान सरकार का और हमारे जो धर्म गुरुओं का, वो बड़ा दिक्कत वाला है। मुझे लगता है कि धर्म गुरु हमें धार्मिक रास्ता दिखाएं, जो हमें धर्म सनातनी परंपरा ने, संस्कृति ने जो हमको दिया है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, उससे हमें जुड़ाव बना करके रखें तो बेहतर रहेगा। राजनीतिकों को राजनीति करने के दें, उनको बेहतर रास्ता दिखाएं। यश जी, लेकिन यहाँ पर आपने बात कही कि धर्मों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उन धर्मों को जोड़ने के बाद देखिए, चुनाव हार जीत एक अलग मसला है। हम जिंदा रहेंगे। अभी आपके यहाँ मंच पे बात चल रही थी कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, तो हम जिंदा रहेंगे तब हम राजनीति कर पाएंगे ना, हम तब चुनाव जीत पाएंगे। आज चुनाव जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? हम वापस क्या दे रहे हैं? जिसके लिए हमें लोगों ने चुना है, वो किस लिए चुना है? कि हम सरकारी फैसले ऐसे लें कि उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए 12 से 17 तक सरकार चलाई, 5 करोड़ पौधे लगाए, गिनीज बुक में नाम रोशन किया, तो देश का नाम रोशन हुआ। 5 करोड़ जो पौधे लगे, पर्यावरण सुरक्षित हुआ। उसके बाद कोविड आया, किसे पता था कि कोविड आएगा, तब ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख ईसाई देखा, ना भाजपा देखा, ना कांग्रेस देखा। आज सांसें ले रहे हैं ना 5 करोड़ पौधे की। तो हम सरकार में रहते हुए हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? बेहतर एक एक्सप्रेस वे बना के दिया जिससे दिल्ली की लखनऊ से दूरी कम हुई, यानी उत्तर प्रदेश में खुशहाली लौट करके आई। तो जब जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर आपको देश को विकसित करना है आर्थिक रूप में, तो अगर सड़क खुशहाल नहीं होगी, तो स्पीड खुशहाल नहीं होगी, तो कैसे करेंगे? वर्तमान सरकार PPP के माध्यम से सड़कें तो बना रही है, लेकिन टोल टैक्स कितना ले रही है? आप कह रहे हैं कि समय बच रहा है, लेकिन जितना डीजल, पेट्रोल, CNG लग रहा है उतना ही आप टोल से ले लेंगे। तो वसूली करना, लूट करना सरकार का काम नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बनाया, उसमें टोल पे विशेष ध्यान दिया कि गरीब आर्थिक रूप से जब सड़क पे चले तो उस पर आर्थिक दंड ना लगे, आर्थिक लूट ना हो, आर्थिक डकैती ना हो, और वो वर्तमान सरकार कर रही है। मेरा तो सुझाव यही है और संदेश यही है कि कम से कम आर्थिक लूट और डकैत सरकार को नहीं करनी चाहिए। मतदाता ने जिस हिसाब से वोट दिया है वो यही सोच के दे कि सरकार हमें संरक्षित करेगी, हमें सुरक्षित रखेगी। ऐसे में अगर यूपी की राजनीति की बात करें, यूपी में जिस तरह से अभी चुनाव हुए थे और 2027 में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहाँ के जो बदलते समीकरण हैं,
वहां की जो बदलती राजनीति है, क्या कहेंगे? मेरे डीजीपी साहब चले गए, उन्होंने जवाब दिया और बहुत बेहतर जवाब दिया कि जो रोल मॉडल बनने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है बुलडोजर के नाम पे, बुलडोजर का पुलिस से कोई काम नहीं है, बेटर पुलिसिंग का हिस्सा नहीं है, वो तो नगर निगम और नगर पालिका का हिस्सा है। वैध और अवैध का बात है, उसमें सीजीआई ने भी कह दिया कि अगर बुलडोजर से बात करेंगे सरकार क्रूर बन जाएगी तो क्रूरता का प्रतीक बन जाएगी। तो अगर क्रूरता का प्रतीक बनना है सरकार को तो ये निर्णय उनको लेना है। मुख्य न्यायाधीश तो किसी पार्टी के नहीं है, ये बात हम लगातार कह रहे हैं, तो हमें ही बात कर देते हैं। किसी ने अपराध किया है उसको आपराधिक सजा दीजिए, उसके परिवार ने अपराध नहीं किया। और अगर अवैध निर्माण हुआ था तो तब तक सरकार क्या कर रही थी, जब तक अपराध घटित नहीं हुआ था। अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण, ये काम नगर पालिका नगर निगम का है, जिसके लिए लोग सीधे वोट देते हैं, अपना महापौर चुनते हैं, अपना पार्षद चुनते हैं, हर व्यवस्था को चुनते हैं। उस व्यवस्था का क्या होगा फिर? अगर मुख्यमंत्री ही सब चीजें करेगा तो फिर नगर पालिका नगर निगम क्या करेगी? तो यहाँ पर आप बुलडोजर के समर्थन में हैं या अगेंस्ट हैं? नहीं, बुलडोजर के समर्थन में कौन होगा? बुलडोजर जो निर्माण का प्रतीक था, जो निर्माण में उपयोगी होता था, उसको आप विनाश के काम में लगाते हो कि हमें केवल तोड़ना है, बनी बिनाई चीजें तोड़ना है। आप बना क्या रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर 18 लाख लैपटॉप दे करके बच्चों को, नौजवानों को तकनीक से जोड़ा, जो डिजिटल पेमेंट करने की बात नोटबंदी के समय मोदी जी ने की थी, उसके लिए सरकार ने क्या किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उस समय 18 लाख लैपटॉप दिए बच्चों को, जब कोई डिजिटल की बात नहीं करता था। मैंने पर्यावरण का उदाहरण दिया, मैंने रोड का उदाहरण दिया, लोहिया आवास दिया, जब जो सोलर एनर्जी के माध्यम से लोगों को बिजली मिलेगी, गरीब को, जिसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो आप वहां क्या काम कर रहे हैं? काम कुछ नहीं हो रहा। काम आपको दिखना चाहिए। बिजली उत्पादन को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, वो आज तक बिजली मिल रही है। लेकिन योगी जी बताए ना, बिजली उत्पादन के लिए कौन सा नया कारखाना, कौन सा नया संयंत्र लगाया, वहां बात जीरो हो जाती है। केवल अच्छे और बुरे के फैसले लेने के लिए कि समाजवादी पार्टी खराब है, पूरा काम इस पे हो रहा है। दूसरा, राजनीतिक दल खराब है, केवल काम इस पे हो रहा है। सरकार के जो दायित्व उस पे काम नहीं हो रहा। हमने स्वास्थ्य के लिए, मैं आपके जवाब को लंबा कर रहा हूं, हमने स्वास्थ्य के लिए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले एक जगह एम्स के लिए जमीन दी, मोदी जी के द्वारा दोबारा मांगी गई तो दोबारा दूसरी जगह भी दी गई, यानी एक एम्स नहीं, दो एम्स उत्तर प्रदेश को मिलते, लेकिन आज एक भी तैयार नहीं है। तो डबल इंजन का दावा करने वाले लोग, बेहतर तरक्की का दावा करने वाले लोग कब स्वास्थ्य जुड़ेंगे? हमने एक कैंसर अस्पताल बना करके दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो पर्यावरण से जोड़ करके जब हम बातें करते हैं तो एक कैंसर गंभीर बीमारी, और कैंसर अस्पताल लखनऊ की राजधानी में दिया, लेकिन उसका संचालन ठीक से नहीं कर पा रही सरकार। ओपीडी कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है, मरीज भर्ती नहीं हो रहे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली एम्स में कितनी भीड़ इकट्ठी करेंगे? हर राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से सरकारें अगर भागेंगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? यश जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को लेकर आरोप लगाती है कि विकास के काम नहीं हो रहे हैं, बुलडोजर का पंजा चल रहा है, और बीजेपी जो है समाजवादी पर भी निशाने साधती है, ये कहकर कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, और हुआ भी है तो अवैध काम ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए या अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए आपके हिसाब से क्या सही है? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी, मैं तुलना करके बता रहा हूँ, लखनऊ एक्सप्रेस से तुलना करके अपनी कोई सड़क बता दें। हाँ, झूले को अगर सड़क कहने लगें और उन मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल कॉलेज कहने लगें जिसमें केवल 4 दीवारें हो, ना जिसमें टीचर हो, प्रोफेसर हो, ना संयंत्र हो, ना मेडिकल स्टाफ बनाने की व्यवस्था, उसको आप मेडिकल कॉलेज का नाम दे दो तो वो मेडिकल कॉलेज नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में बेहतर रिसर्च हो, बच्चे अच्छे बने, डॉक्टर बने, पैरामेडिकल स्टाफ तैयार हो, वो मेडिकल कॉलेज होता है। बिल्डिंगों को नहीं कहते। जैसे एयरपोर्ट में केवल हवाई पट्टी लगा दीजिए और एक बिल्डिंग बना दीजिए, उसको आप एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी कहाँ है? जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं उससे ज़्यादा एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं। आप सूची देखिए, जितनी एयरलाइंस बढ़ नहीं रही, उससे ज़्यादा एयरलाइंस बंद हो रही हैं। तो तरक्की कहाँ हो रही है? हम सवाल तो यही कर रहे हैं कि जनता के लिए क्या हो रहा है। हम तो जनता, हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं मांग रहे, हम जनता के लिए मांग रहे हैं, जो हमें भी वोट देती है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। आइए तुलना कीजिए, किस क्षेत्र में तुलना करना है। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार छापे मरते हैं, लगातार कमियां दिखते, कमियां दूर हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में अगर अव्यवस्था दिख रही है तो बाकी शहरों में क्या होगा? दयाशंकर सिंह जी जहाँ पे जो परिवहन मंत्री हैं, खुद वो जहाँ से आते हैं वहाँ परिवहन की व्यवस्था खराब है। तो आप इन मंत्रियों का आकलन कीजिए। जो शिक्षा मंत्री, उनकी खुद की शिक्षा देखिए कि लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते हैं। तो हर व्यवस्था केवल राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी तैयार करना, आम जनता को कुछ डिलीवर नहीं करना। आप तुलनात्मक कर लीजिए सपा और बसपा की सपा और बीजेपी की सरकार में, आपको तुलना दिख जाएगी कि परिणाम क्या दे रहे हैं हम। जी,
यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं की, तो ऐसे में आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम नेता हैं, कई जो नेता हैं, उन पर भी स्कैमर्स होने के आरोप लगते हैं। फिर चाहे आजम खान की बात कर ले या कई नेताओं की बात कर ले, उन आरोपों को किस तरह से खंडित करेंगे, उन आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान साहब लगातार उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और लगातार उनको छूट मिल रही है, बरी हो रहे हैं मुकदमों से। लेकिन जिस तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप केवल राजनीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये जो राजनीति है, ये बड़ा द्वेषपूर्ण है। कल हम सत्ता में आएंगे, अगर यही व्यवहार हम करेंगे तब क्या होगा? चीजें तो बहुत खराब हो जाएंगी ऐसे। तो मतलब आजम खान को जो सजा मिल रही है वो गलत है? जब न्यायालय उनको दोष मुक्त कर रहा है, न्यायालय उनको रियायत दे रहा है, तो ये मसला यही है ना कि आप गलत तरीके से फंसा रहे हो। न्यायालय में तो न्याय होगा, प्रस्तुत सरकार को भी अपना पक्ष रखना है और जिसको आप गुनहगार साबित करना चाह रहे हैं वो भी अपना पक्ष देख रहा है। लेकिन आजम खान साहब लगातार बरी हो रहे हैं, लगातार उनको बाहर आने का मौका मिल रहा है। तो चीज़ें जो है वो गलत हैं। आप बार बार किसी को केवल अपनी ताकत को दूसरे को कमज़ोर करने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस ताकत का मतलब क्या हुआ? ये तो आपका अहंकार हो गया कि आप अहंकार पूर्ण रवैये से केवल दूसरे को खत्म करना चाह। आइए प्रतिद्वंद, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं, आइए ना प्रतिद्वंदता कीजिए। बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सपा के साथ में आप करिए। हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, आप 28 लाख लैपटॉप बांट के दिखाइए। हमने 5 करोड़ पौधे लगाए थे, आप 10 करोड़ पौधे लगाइए। हमने लखनऊ एक्सप्रेस जैसा एक्सप्रेस वे दिया, आप बेहतर एक्सप्रेस वे बना के दीजिए। केवल नाम मत कीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो हमने सारी तैयारी की थी, आपने बना तो दिया, लेकिन सारे नियम धज्जियां उड़ा दी। तो घटिया क्वालिटी में अगर आप काम करोगे तो काम नहीं चल पाएगा। देश को उन्नति की जरूरत है, उत्तर प्रदेश उसमें बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बड़ी आबादी 25 करोड़ आबादी वहां रहता है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, और अगर उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं हो पाएगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। जो सारी चीजें, मैं तो प्रामाणिक रूप में बात कर रहा हूं और तुलनात्मक बात कर रहा हूं। आइए, बीजेपी से क्या हमारी तुलनात्मक बात, बहस नहीं करना चाहते, स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं। तुलना होगी 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर होगी और उस वक्त ये नतीजे बयां करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि नेताओं की बात हो गई, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, बुलडोजर के पंजे की बात हो गई। एसआईआर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? मैं यही प्रतिक्रिया दूंगा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का या साथी बैठा हो, वो स्टेज पे आ जाए और ऑनलाइन अपना एसआईआर करके दिखा दे। मैं कहूंगा या समाजवादी पार्टी कहेगी तो आप कहेंगे सब हम तो प्रतिद्वंदी है या हम उनका बुराई कर रहे हैं। आप किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो सदस्य क्यों ना हो, उसको मंच पे बुला दीजिए, ऑनलाइन एसआईआर करके दिखा दे। अगर सुविधापूर्ण है तो हो जाएगी और सुविधापूर्ण नहीं है तो नहीं हो जाएगी। यही तो हम आपत्ति कर रहे हैं। बीएलओ बेचारा जो एक आदमी है, वो घर घर जा रहा है, फॉर्म दे रहा है, और वो आधारित किस पे है? उसी वेबसाइट के ऊपर। जब वेबसाइट चल नहीं रही है, उसमें अधूरी जानकारियां हैं, जानकारी देनी है उसको, और जो वोटर है जिसको जानकारी देनी है वो भी उसी वेबसाइट पे आधारित है कि मैं 2003 के आंकड़े कहां से लाऊंगा, उसी से मिलनी है। तो जब आंकड़े वेबसाइट दे नहीं रही, चुनाव आयोग की अधूरी तैयारी और जल्दबाजी किस बात की? माननीय अखिलेश यादव जी यही बात कह रहे हैं कि इस जल्दबाजी से बीएलओ प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। उस प्रेशर में कहीं की जान जा रही है। वो हमारा बीएलओ नहीं है, वो सरकार का बीएलओ है, सरकार की जिम्मेदारी है, और उसकी चिंता बिल्कुल नहीं हो रही। एसआईआर का टाइम बढ़ाना चाहिए, और एसआईआर करने के लिए वोट को आधार कार्ड से अगर आप जोड़ने की बात करते हैं, और जोड़ना भी चाहिए, तो आधार को मजबूत कीजिए। यश भारती जी, क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं सीधा प्रश्न ये करना चाहूंगी कि एक प्रोसेस की बात हो रही है एसआईआर के, दूसरा एसआईआर की बात हो रही है। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि एसआईआर जो हो रहा है, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? देखिए, व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के समर्थन में क्यों नहीं होंगे? एसआईआर पुरानी व्यवस्था है, चल रही है, सुचारू रूप से चले, लोगों को तकलीफ ना आए, ना बीएलओ को दिक्कत आए, ना आम लोगों के मन में डर क्यों है? ये अभी डिटेंशन सेंटर की बात क्यों होने लगी? ये कौन लाए? ये भय और आतंक का माहौल कौन बना रहा है? सरकार बना रही है जी। तमाम बातें आपने साझा की, अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश भारती जी। तो अगले गेस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन आपने जिस तरह की देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी को लेकर जो आपने बातें की हैं, जिस तरह की उम्मीदें जगाई हैं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर, इसका कितना असर पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।